पे। आज हम वही क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स हमारा चल रहा था। हमने चर्चा कहाँ तक कर ली थी हमारी हो गई थी रिएक्शंस के बारे में कि जो थर्मो है वो क्या नहीं बता पाया था, क्या उसने बता दिया था, काइनेटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी क्यों नहीं पड़ी। इस पे आज आगे चर्चा करते हुए हम बढ़ेंगे। अब हमने पढ़ लिया था उस दिन तीन टाइप के हमारे पास रिएक्शन होती है, वेरी स्लो एंड वेरी फास्ट। ठीक है, तो हमने देखा, तो हम अध्ययन किस पे करेंगे, काइनेटिक्स का अध्ययन। वेरी स्लो पे हो नहीं सकता, वेरी फास्ट पे हो नहीं सकता। बता दिया था क्यों, क्योंकि उसको जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो इतना जल्दी हो रही है उसको, मतलब उस वहां पे आप वे काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, और एक इतना धीमा हो रही है कि उसमें बहुत साल लग रहे हैं। तो वो दोनों स्थिति आदर्श स्थिति एक नहीं होती है। दैट इज एक स्थिति है स्लो, जिसमें हम इसका केमिकल काइनेटिक्स का अध्ययन करते हैं। आइए चीजों को आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझते हैं क्या है। फिर आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग उस दिन मैंने आपको बता दिया था क्या होता है क्या नहीं होता। आज एक बार लिख लीजिए आप, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। जैसे आपको मैंने एक अभिक्रिया बताई थी, जैसे ए है, एक रैंडम हम लेते हैं ए से बी, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, ये अभिकारक ये उत्पाद। यहाँ तक चीजें क्लियर। अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो अभिक्रिया का वेग से अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद। तो यहाँ पे कुछ होगा, मतलब ए पहले कुछ कंटेंट 100 लेके चलेगा शुरू में, लेकिन यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक उत्पाद बनना चालू नहीं हुआ है। जैसे रिएक्शन चालू होती है, इस 100 में से कुछ काउंट होगा, हटेगा, और यहाँ पे ये जुड़ेगा, ये नया बनेगा। तो ये, तो मतलब 0 से ये x हुआ तो मतलब इंक्रीज, ये 100 से 100 माइनस x हुआ, माइनस हमेशा डिक्रीज को बताता है। तो समय के साथ साथ अब a की मतलब रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी, और b जो प्रोडक्ट है उसके सांद्रता में वृद्धि। तो क्या बोलता है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग ये बोलता है कि आप है ना सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कितना परिवर्तन हुआ वो, और जिसमें इसमें कुछ ऐसे तो है नहीं, समय तो लग ही रहा है ना, टाइम तो लग ही रहा है, तो दैट इज ये टाइम। तो सांद्रता में परिवर्तन बटे उसमें जितना समय में परिवर्तन हो रहा है उसमें लगा समय, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। यहाँ तक चीजें क्लियर। आइए अभिक्रिया का वेग लिखने के लिए क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज रिप्रेजेंट स्मॉल आर, स्मॉल आर से इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया, अब लिखिए आप स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दिया तो डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल टी सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय, यहाँ तक चीजें क्लियर। डेल एक्स यहाँ पे सांद्रता, डेल एक्स यहाँ पे सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल हमेशा परिवर्तन को बताता है, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लगा दो प्लस एंड माइनस। अब प्लस और माइनस मैंने आपको कभी बताया था, एक रिएक्शन होती है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है। अभिकारक से उत्पाद बनता है तो क्या, समय पे समय आने पर अभिकारक की तो सांद्रता घट जाएगी, दैट इज जो प्रोडक्ट होगा उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। तो डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज के लिए हमेशा आपको बताया था माइनस आएगा, तो अभिकारक के लिए माइनस किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे अभिकारक को, माइनस किसको रिप्रेजेंट करेगा, अभिकारक को, और दैट इज प्लस, प्लस यहाँ पे उत्पाद के लिए आएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो दैट इज माइनस रिएक्टेंट के लिए प्लस प्रोडक्ट के लिए, या अभिकारक ये उत्पाद, ये दो गुण हमारे पास हो गए। तो r बराबर डेल x अपॉन डेल t सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। दैट इज, यहां तक चीजें क्लियर। अब आइए चीजों को बढ़ते हैं आगे। अब इसका आ जाता है मात्रक। मात्रक आज से आप क्या समझ रहे हैं, मात्रक क्या हो रहा है, मात्रक सांद्रता कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, मतलब समय। तो सांद्रता समय इनवर्स,
समय इनवर्स, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। तो यहां से ये लीटर के ऊपर चला जाएगा तो मोल लीटर इनवर्स एंड टाइम इनवर्स। तो ये हो गई इसका मात्रक, किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन का, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। यहां तक चीजें क्लियर। आपको बता दिया रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग r बराबर डेल x बाय डेल t, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। यहाँ पे माइनस रिएक्टेंट को शो कर रहा है क्योंकि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होती जाएगी, दैट इज प्लस उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती जाएगी। यहाँ तक चीजें क्लियर। आगे आइए, मात्रक इसका है सांद्रता बटे समय, क्योंकि सांद्रता और लगा समय, सांद्रता का मात्रा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, दैट इज मात्रक किसका हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन का। अभिक्रिया का वेग, यहाँ तक चीजें क्लियर, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभिक्रिया का वेग। अब आइए आज चीजों को पढ़ते हैं क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं, आप इसके साथ हमको बताइए परिभाषा, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। परिभाषा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, परिभाषा बनाने के लिए दैट इज जिसको आप इकाई कर लो, इकाई। तो परिभाषा क्या बनी, इकाई समय में सांद्रता में परिवर्तन, इकाई समय में सांद्रता में परिवर्तन, किसकी सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक में उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, इकाई समय में अभिकारक में उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यहाँ तक चीजें के लिए परिभाषा बनाना सीख लेना, इसको हमेशा इकाई में डाल देना और ऊपर जो भी लिखा है वहां पे उसको नीचे से चालू करना, इकाई समय में अभिकारक में उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक चीजें क्लियर। और मात्रक का ध्यान रखना, मोल लीटर इनवर्स, समय इनवर्स, टाइम इनवर्स, याद रखना ये मोल है दैट इज सांद्रता को बताएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे मोल ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको सवाल करवाएंगे तो इसमें यहाँ पे ग्राम देगा, तो ग्राम को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो सब आपको आगे बता दिया जाएगा कैसे और क्यों करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना मात्रा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स होता है, क्योंकि जब वो सवाल देगा तो ऐसे लिखेगा 32, यहाँ पे वो ग्राम लगा देगा मोल की जगह, यहाँ पे वो ग्राम लगा देगा मोल की जगह, तो आपको यहाँ पे आगे वो सादा लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स लिख देगा, लेकिन यहाँ को लगा देगा ग्राम मोल की जगह, तो आपको यहाँ पे इसको करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो कन्वर्ट के लिए जब वो ग्राम में पूछे तो यही ना ये पुट करना है, जब वो मोल में पूछे तो आपको उसके लिए भी नियम बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर। आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग, आपको रिएक्शन बताई दी थी कितने तीन प्रकार की होती है, तो अपनी चर्चा हो गई थी, यहाँ तक थोड़ा ध्यान रखना। आगे चीजों को आगे बढ़ते हैं। अब अभिक्रिया का वेग ये भी दो प्रकार का हो सकता है। अब आइए ये कितने प्रकार का होता है ये लिखते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन रेट, अभिक्रिया के वेग के कितने प्रकार के होते हैं, दैट इज दो प्रकार के हो जाएंगे हमारे पास ये। एक तो हो जाएगा एवरेज, एक तो हो जाएगा एवरेज, इसको बोलेंगे औसत, और दूसरे को बोलेंगे आईएनटी इंटेंशनल, मतलब तात्क्षणिक, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकाला जाएगा, उसकी मीनिंग होती है यस, आईएनटी लिखो आप तो अभी तक बस, ठीक है। तो ये दो होते हैं, पहले चर्चा करेंगे एवरेज पे, एवरेज पे, औसत वेग पे, औसत वेग पे, यहां तक चीजें क्लियर। एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग क्या कहता है, औसत वेग क्या ये कहता है, अब हमारे पास एक रिएक्शन थी ए बी, दैट इज कॉमन रिएक्शन ए एंड बी, टी बराबर 0 लिया आपने, तो टी बराबर 0 पर इसकी सांद्रता पूरी 100 होगी, 100 होगी, इसकी x होगी, x क्यों होगी, टी बराबर 0 पे x होगी, जब अभिक्रिया चालू नहीं हो तो उत्पाद बन जाएगा बिना अभिक्रिया के, नहीं, तो यहाँ लगा दो आप 0, दैट इज टी बराबर,
अब टी समय पर हमने कोई समय चालू कर दिया टी समय पर, तो टी समय पर ये घटेगा ये बढ़ेगा, ये डिक्रीज ये इंक्रीज, तो डिक्रीज यहाँ पे अपन ने मान लिया 100 माइनस एक्स डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जितना डिक्रीज हुआ यहाँ पे उतना इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे जितना डिक्रीज हुआ यहाँ पे इतना इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब रिएक्टेंट में कमी आ रही है, प्रोडक्ट में जो वृद्धि हो रही है, सांद्रता में वृद्धि हो रही है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या कहता है, एवरेज वेलोसिटी ये कहता है कि जो उसकी परिभाषा थी ना कि समय के साथ अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और जो सांद्रता में कमी आ रही है ना, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी और समय के साथ अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस और उसमें लगा जितना समय लगेगा उनका भाग लगा दो, दैट इज वहां से आ जाएगा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, औसत वेग हमारे पास वहां से आ जाती है, ठीक है। चीजों को यहाँ से कंसीडर करते हुए ये समझो t बराबर 0 समय पर 100 माइनस x, मतलब t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया चालू नहीं हुई थी, अभिक्रिया चालू नहीं हुई थी, तो क्या अभिक्रिया चालू ना हुई थी तो ये पूरा का पूरा 100 रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा तो 0 आ जाएगा, 100 माइनस x बटा x। अब ये चीजों को समझते हैं ये क्या बोल रहा है, ये से बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी दैट इज रिप्रेजेंट करेंगे अपन r एवरेज से, r एवरेज से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कहता है, आइए ये समझते हैं इसको क्या कह रहा है। वही समय के साथ तो प्लस माइनस डेल x अपॉन डेल t, r एवरेज डेल x अपॉन डेल t, तो ये तो सर आपने वही रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग बता दिया, औसत वेग। तो डेल्टा x आपको बताया था सांद्रता में परिवर्तन और डेल t यहाँ पे वो समय में परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पे प्लस चिन्ह प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि को, और माइनस चिन्ह रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी को, दैट इज ये दोनों हो गए प्लस एंड माइनस, यहाँ तक चीजें क्लियर, प्लस और माइनस, प्लस एंड माइनस आर एवरेज डेल एक्स बटा डेल टी प्लस माइनस, यहाँ तक हो गया ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट, ठीक है। आइए चीजों को आगे बढ़ते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के माध्यम से तो समझते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है, कैसे कह रहा है ये, ठीक है। आप इसकी पहले तो परिभाषा सीखिए, परिभाषा क्या होगी, औसत वेग की, औसत वेग की परिभाषा ये होगी, औसत वेग की परिभाषा लिखिए पहले तो आप, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी और उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि में जो इकाई समय में जो अंतर आएगा ना, जो इकाई समय में वो अंतर आएगा ना, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एवरेज वेलोसिटी, मतलब औसत वेग। इसके यहाँ भी आपने इकाई मान ली, इकाई मान के क्या हो जाएगा, इकाई मानने से आपकी डेफिनेशन आती है, बस इकाई मानने से आपकी डेफिनेशन आएगी, सवाल में इकाई नहीं मानेगा, सवाल में आपको समय भी देगा और जो परिवर्तन कराएगा वो भी आपसे पूछेगा, तो ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर। आइए हम लेते हैं यहाँ पे इस रो पे समय चलेगा, यहाँ पे सांद्रता, यहाँ पे समय और यहाँ पे सांद्रता, दैट इज पहले अपन बनाएंगे किसके लिए, पहले अपन बनाएंगे यहाँ पे किसके लिए, अभिकारक के लिए। तो ये सांद्रता का वक्र है जो अभिकारक के लिए समय के साथ सांद्रता घटती जा रही है, तो मतलब आप यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे कोई टी समय है, आपने यहाँ पे टी समय लिख लिया, यहाँ पे टी वन समय, तो टी वन समय पे सांद्रता ये हो गई, तो टी वन समय पे सांद्रता x1, ये हो गया टी वन समय पे सांद्रता x1, समय के साथ साथ सांद्रता में आ रही है कमी, ये वक्र आया नीचे की तरफ, स्लोप आया यहाँ पे, तो सांद्रता यहाँ पे आपने यहाँ पे मापी, ये समय ये सांद्रता आ गई x2, ये समय था t2, तो t1 समय और t2 समय पे सांद्रता आ रही है अलग अलग, क्योंकि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है। यहाँ पे एक नियम पढ़ना आप, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, एक और नियम होता है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम कहता है रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब अभिक्रिया का वेग किस पे निर्भर करता है, डायरेक्ट किससे समानुपाती होता है, अभिकारक की सांद्रता के ऊपर, अभिकारक की सांद्रता के ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनली टू, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनली टू किस पे होता है,
होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की बात नहीं होगी, अभिकारक की। मतलब अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अगर अभिकारक की सांद्रता घटती है तो अभिक्रिया का वेग भी घटता है, और अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ती है तो उसका वेग भी बढ़ता है। तो ठीक है, यहाँ पे समय के साथ द्रव्यानुपाती नियम अपन ने पढ़ लिया। क्या बोला द्रव्यानुपाती नियम ने? रेट ऑफ रिएक्शन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू किसके? रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट मतलब अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती। तो समय के साथ सांद्रता घट रही है, तो समय के साथ सांद्रता घट रही है तो अभिक्रिया वेग भी यहाँ पे घटेगा। ये जानकारी हमको किसने दी? द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर? तो आइए, अब आइए, ये तो हो गया हमारे पास किसका? रिएक्टेंट का, मतलब अभिकारक का। अभिकारक का ये तो हो गया हमारे पास वक्र। अब अपन बनाते हैं इसी वक्र को उत्पाद के लिए। इसी वक्र को आपने उत्पाद के लिए बनाया, तो उत्पाद के बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समय के साथ उत्पाद बढ़ रहा है घट रहा है? समय के साथ उत्पाद बढ़ रहा है घट रहा है? मेरे को तो आप ये बता दीजिए बस। पहले तो आपने बोला सर यहाँ पे इसका पहले तो आप वेग को निकालो। औसत वेग की अपन गणना कर रहे हैं, तो अभिकारक के लिए औसत वेग क्या होगा? तो समय t1 पे सांद्रता कितनी है? x1, और t2 पे सांद्रता x2। तो यहाँ पे आप लिख लेना आर एवरेज माइनस सांद्रता में परिवर्तन बटा लगा समय। अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अभिकारक के लिए उत्पाद के माइनस चिन्ह आ गया तो दैट इज प्रेजेंट रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है इतना पढ़ाने के बाद। तो दैट इज आर एवरेज किसके लिए? अभिकारक के लिए। किसके लिए? अभिकारक के लिए। रिएक्टेंट के लिए माइनस चिन्ह, दैट इज प्रेजेंट रिएक्टेंट। यहाँ तक चीजें क्लियर? आइए समझते हैं चीजों को, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे द्रव्यानुपाती क्रिया नियम मैं आपको इनपुट करा दूंगा, लिखवा दूंगा। यहाँ तक समझो पहले चीजों को, क्या हुआ, क्या बोला, क्या नहीं बोला। यही मैं आपको बताता हूँ, यही इसको लिखना। आइए अब अपन बात करेंगे दैट इज प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट के लिए अपन ने वही ग्राफ बनाया फिर से। दैट इज यहाँ पे अपन ने टाइम ले लिया, यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन चल रही है मतलब सांद्रता चल रही है। तो प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बताओ। उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी घटेगी? मेरे हिसाब से बढ़ रही है, मेरे हिसाब से बढ़ रही है, तो आपके हिसाब से भी बढ़नी ही चाहिए। तो यहाँ पे आपने इसको बढ़ा दिया, यहाँ पे आपने इसको बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ा दिया। तो यहाँ पे चल रहा है टाइम, तो यहाँ पे आपने लिया t1 समय पे, तो ये लिया आपने t1 समय पे। t1 समय है, कंसंट्रेशन x1। अब यहाँ पे आप दोबारा समय के साथ उत्पाद बढ़ेगा तो t2 समय पे ये ऊपर ही जाएगा इसके। यहाँ पे कहाँ आया था? यहाँ पे x1 ये था, x2 ये था, मतलब x2 नीचे आ गया था। नीचे आ गया तो आप ग्राफ से समझना, ग्राफ से नहीं आया तो मैंने आपको बताया द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक की सांद्रता के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है। प्रोपोर्शनली होगा तो यहाँ पे आइए आप, ये हो गया समय t2, ये हो गई x2। तो ये किसके लिए आया है? ये समय के साथ बढ़ रहा है, तो दैट इज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट को। उत्पाद के लिए औसत वेग का ये है हमारे पास एक डायग्राम, दैट इज ये हो गया ग्राफ। यहाँ टर्म रिप्रेजेंट ये हो गया। अब यहाँ पे आप आर एवरेज, आर एवरेज, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सांद्रता में परिवर्तन x2 x1 t2 t1। तो ये हो गया। यहाँ पे आपको प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, तो प्लस को बढ़ रहा है तो प्लस ही होगा। That is R average x2 x1 t2 t1 x2 x1 t2 t1, that is माइनस का लगा देंगे तो रिएक्टेंट प्रदर्शित करेगा, लगाएंगे तो हमें प्रोडक्ट प्रदर्शित करेगा। समय के साथ सांद्रता बढ़ती है उत्पाद की, तो दैट इज ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। इनके लिए कॉमन वक्र बना देंगे अपन, अभी कॉमन बनाते हैं। आइए कॉमन को कैसे बनाते हैं, जिसमें दोनों एक ही जगह पे आपको दिख जाएंगे। समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, तो ये उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी। ये ऐसे बनेगा क्या भैया? कमी करने के लिए इतनी भी नहीं करनी, ठीक है। हम्म
टाइम सांद्रता, दैट इज सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे सांद्रता टॉप पे थी अभिकारक की, रिएक्टेंट की सांद्रता टॉप पे थी, समय के साथ धीरे धीरे नीचे आ गई। यहाँ पे ये रिएक्शन ऐसे आएगी यहाँ पे, तो ये क्या होती है, अभिक्रिया के बॉन्ड की प्राप्ति होती है कि ये भी बताएंगे ये क्या होता है। तो ये काय का दिखा रहा है, दैट इज आपको ये रिएक्शन दिखाई थी अभी मैंने यहाँ पे, ये कॉमन रिएक्शन से आप इसको समझने की कोशिश करना। ये क्या है, रिएक्टेंट, तो ये लाइन किसको, ये ए को रिप्रेजेंट करेगी, ये लाइन किसको, बी को रिप्रेजेंट करेगी। तो समय के साथ साथ आप देखिए गिर रहा है, समय के साथ साथ उठ रहा है, तो ये हो गया कॉमन अभिकारक और उत्पाद का, अभिकारक और उत्पाद का। तो आर एवरेज यहां से निकाल के लिखिए आप, प्लस माइनस x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, तो यहाँ पे डेल x अपॉन डेल t प्लस माइनस आर एवरेज, यहाँ से ये निकलेगा दोनों का, प्लस माइनस डेल एक्स बाय डेल टी, प्लस माइनस डेल एक्स बाय डेल टी। यहां तक चीजें क्लियर, क्लियर है तो आगे बढ़िए फटाफट जल्दी। दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, तो नोट डालो पहले, तो एक बढ़िया सा नोट डालो, जो पढ़ा है उसको लिखो एक बार में, जो पढ़ा है उसको लिखेंगे अब एक बार में, या आपको सारे ग्राफ समझ में आ गए, जो पढ़ा है उसको लिखते हैं, आइए। सबसे पहली चर्चा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलता है, प्लस माइनस डेल एक्स बाय डेल टी, प्लस माइनस डेल एक्स बाय डेल टी। दूसरी चर्चा, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, औसत वेग के लिए आपको बताया है प्लस माइनस x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, तो ये भी यही होगा डेल x अपॉन डेल t, माइनस या प्लस दोनों, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट यहां तक कर दिया, नोट डाल के लिखिए अच्छा सा एक, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू concentration of reactant, अभिक्रिया का वेग डायरेक्ट समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के ऊपर। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट, यहां तक ये चीजें क्लियर अपन पढ़ चुके हैं। अपन ने एवरेज वेलोसिटी अपन निकाल सके, अपन पर क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे दूसरी वेलोसिटी। दूसरी वेलोसिटी क्या बोलती है, दूसरी वेलोसिटी क्या बोलती है, कंक्लूजन ऑफ इंस्टेंट, इंस्टेंट अब अपन निकालेंगे इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मतलब तात्क्षणिक, मतलब एक पर्टिकुलर, यहाँ तो आपने एवरेज निकाल लिया, एवरेज कैसे निकाल लिया, समय इस पे एक इस पे, आपके पास दो सांद्रता दे रखी थी, दो समय दे रखे थे, आपने उन दोनों को उनका पहले अंतर निकाल लिया, अंतर निकाल के उसका भाग लगा दिया, तो आपके पास यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आ गई। यहाँ तक चीजें क्लियर। एवरेज वेलोसिटी निकालना मतलब एवरेज होता है किसी चीज का, एवरेज अपन औसत निकालते हैं, पहला पकड़ लेते हैं, लास्ट पकड़ लेते हैं, दोनों का एवरेज का बीच में घटा के उनमें दो का भाग लगा देते हैं, तो वो मास निकलता है हमारे पास एवरेज। अब एवरेज निकाल के अपन निकालेंगे इंस्टेंट, मतलब कोई पर्टिकुलर बिंदु दे देगा हमको कि यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है, आपने इस रिएक्शन को इस वाले वेग में क्या करा, आपने रिएक्शन का पहला पद उठा लिया और एक लास्ट पद उठा लिया, ठीक है। आपने जिस समय पे निकाला उन दोनों का आपने अंतर करके जितने समय पे निकाला वो लिख दिया। यहाँ तक आपने निकाली चीजों को जैसा अपन वेग निकालते हैं, और ये नियम पालन करता है अभिक्रिया, ये द्रव्यानुपाती क्रिया नियम है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अपन निकालेंगे रेट ऑफ इंस्टेंट। इंस्टेंट भी क्या करना पड़ता है, इंस्टेंट मतलब होगा पर्टिकुलर समय दे देगा आपको, पर्टिकुलर पॉइंट कि आप तो मेरे को इस पे वेग निकाल के बताओ, पर्टिकुलर वेग पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आइए क्या करना पड़ेगा, सीखते क्या होगा। यहां तक चीजें क्लियर, आइए। नंबर टू, नंबर टू कहलाता है इंटेंस
इंस्टेंटेनियस रेट मतलब तात्क्षणिक वेग। इंस्टेंट रेट दैट इज तात्क्षणिक वेग। पॉइंट लिखिए पहले तो सबसे पहला, किसी विशेष क्षण पे ज्ञात करेंगे, कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिस पे ज्ञात करेंगे। पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्ञात करेंगे तो अपन ने वहां सीखा था, वहां तो अपन ने क्या करा था, ग्राफ बनाया था, पॉइंट बना लिए थे कि x1 समय पे t1 x2 समय पे t2। यहाँ पे आपको दे दिया विशेष क्षण, आपने बोल दिया और वो बना देगा एक ग्राफ। अब बोलेगा कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में तो कमी हो रही है, सांद्रता में ये हो गई कमी, तो आपने यहाँ पे निकाल लिया, अपनी मनमर्जी से आप चला रहे थे, उसने बोल दिया तो बेटा यहाँ पे निकाल, तू इस पॉइंट पे निकाल के बताएगा मेरे को तो इस पे कितना वेग है, कि अभिक्रिया इस पॉइंट पे है तो इस पे कितना वेग था। अब इस पॉइंट पे निकालने के लिए अब आ गया भाई साहब हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, यहाँ पे ये कर देगा क्या, लिमिट लगाएगा। अपन पढ़ते हैं मैथ में, लिमिट लगा देते तो मतलब क्या होता है, टेंस टू जीरो, मतलब जीरो की तरफ। यहाँ पे समय को क्या है, लिमिट डेल्टा टी जो नीचे आएगा ना, dt आता है, वहां पे इसको कर देगा जीरो की ओर बिल्कुल। तो मतलब वहां पे आप सूक्ष्म समय पे बिल्कुल आप बिल्कुल क्या माइनर चीज देगा आपको, माइनर चीज पे करना है आपको वर्क, माइनर चीज पे आपको करना है वर्क। माइनर चीज पे वर्क करने के लिए आपको पहले चीजों को समझना पड़ेगा कैसे वर्क करेंगे, कैसे वर्क करेंगे, तो इसके लिए आप पहले निकालिए आइए क्या। अब आप बोलेंगे सर इसका एवरेज तो बताओ पहले, आर एवरेज आपने सर इसको पहले इसका औसत, औसत तो निकालो इसका, कैसे निकलेगा अभिक्रिया का औसत, अपन को पता है औसत कैसे निकलता है, प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये अपन जानते हैं। यहां तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि अपन जानते हैं, जानते हैं। अब आपको निकालना है इंस्टेंट रेट, तात्क्षणिक वेग, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ लगानी पड़ेगी आपको लिमिट। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो की तरफ जा रहा है, ये जीरो जीरो की तरफ जा रहा है, तो जीरो पे गणना करना कितना मुश्किल है, कितना माइनर होगा, ऐसे नहीं बोलते कि अपन लिमिट मेरे तो अब इसमें लगा दे इसमें लिमिट, कि पहले तो तू अपने इच्छा से वर्क करा था, अब तू करेगा मेरी इच्छा से वर्क, अब तू करेगा मेरी इच्छा से वर्क। तो अब इसकी इच्छा से वर्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीजों को समझते क्या करना पड़ेगा। अब ये बोला भाई मेरी इच्छा से वर्क कर, अगर करूंगा तेरी इच्छा से वर्क, तो अब इसने डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करा, तो क्या सूक्ष्म के लिए क्या लिखते हैं, अब लिखिए आप तात्क्षणिक वेग आर इंस्टेंट आई एन टी dx अपॉन dt, dx अपॉन dt ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तात्क्षणिक वेग को, प्लस और माइनस dt यहाँ पे किसको, वेग को रिप्रेजेंट तो कर नहीं रहा होगा, ये समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। dx यहाँ पे उत्पाद के लिए, उत्पाद के लिए तो पॉजिटिव और अभिकारक के लिए नेगेटिव, उत्पाद के लिए तो पॉजिटिव और अभिकारक के लिए नेगेटिव। यहां तक चीजें समझ में आई आपको, क्योंकि आपने अब निकाला सूक्ष्म समय पे, तो आप इसको निकाला मैं dx अपॉन dt के रूप में मान के, तो यहाँ तो आपने डेल डेल मतलब अंतर निकाल लिया, यहाँ पे आप अंतर निकाल सकते हो क्या, यहाँ पे आप मेरे को बताओ, पहले तो आपने अंतर निकाल लिया, अंतर कैसे निकाल लिया, t1 समय पे x1 डाल दिया, t2 समय पे x2 डाल दिया, तो अपन ने सांद्रताओं में अंतर घटे समय में अंतर, दैट इज बहुत आसान था मान लिए ये करना, तो क्योंकि सांद्रता में पता थी, दो सांद्रता दे रखी है, इसकी ज्यादा हो गई, इसकी समय के साथ कम हो गई उत्पाद में, तो ज्यादा में से कम, ज्यादा में से कम, ये घटा के आपने यहाँ पे निकाल दिया, ये तो अंतर निकाल दिया। अब यहाँ पे समय आपको बहुत कम दे रखा है, तो अंतर आपको पहली बात तो पॉइंट पता रहना चाहिए, जगह आप अंतर निकालो, अंतर आप निकाल नहीं सकते, तो आप पर्टिकुलर जगह पे आप जाके आप वहां पे वेग निकाल रहे हो, उसने पहले मना कर दिया कि आपको एक ही पॉइंट पे निकालना है, एक ही पॉइंट पे निकालना है, तो अब आपको समझना पड़ेगा, तो उसके लिए आता है dx अपॉन dt सूक्ष्म अंतराल के लिए, सूक्ष्म अंतराल के लिए मतलब माइनर चीज के लिए कहां पे आप dx अपॉन dt का यूज करते हैं, ये चीज अपन और सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, यहां भी आप समझिए dx अपॉन dt, ठीक है। आइए चीजों को अब यहां से पुट कर सवाल को, अब यहां से होता है कि आप इसका वेग कैसे निकालेंगे, फार्मूला बताओ वेग का, सर वेग का फार्मूला कैसे निकलेगा, चीजों को कंसीडर कैसे करें हम, इसके लिए फिर वही हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के समझेंगे जैसे अपन ने वहां समझा था। वही द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम भी वही कहता है कि सर रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रता के समानुपाती।
लेकिन अब यहाँ पे सांद्रता की कोई बात ही नहीं हो रही, क्योंकि सांद्रता की तो जैसे बात होगी अभिकारक कहाँ पे, या तो सारे एक पॉइंट पे बात आ रही है, एक पॉइंट पे बात आ रही है, पॉइंट पे बात करने के लिए आप चीजें समझते हैं आगे। ठीक है, तो मैं इनको एक जगह साइड में लिखता हूँ, इसी ये पेपर आपके दिमाग में कंसीडर रखना और इसका आगे समझते हैं कैसे। ठीक है, आर एवरेज प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन डेल टी, दैट इज आर एवरेज। यहाँ पे अपने लगा दी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन आर ताचणी कैसे निकालेंगे, dx अपॉन dt। आइए दैट इज एक ग्राफ बनाया है, यहाँ पे चल रही है कंसंट्रेशन, यहाँ पे चल रहा है टाइम। कंसंट्रेशन और टाइम दोनों चल रहा है, तो अब इसको ग्राफ बनाना है अपन को, एक बात करनी है एक पॉइंट पे, बात करनी है एक पॉइंट पे। तो एक पॉइंट पे बात करने के लिए अपन को चीजों को पहले कंसीडर करना पड़ेगा। कैसे कैसे कंसीडर करने के लिए, आपने पॉइंट ले लिया, यहाँ से आप पॉइंट को चलाते हुए ला रहे हैं, तो आपने यहाँ पे बनाया एक पॉइंट, यहाँ पे ले लिया आपने इस वाले पॉइंट पे, ये पॉइंट था। अब आपने बोला मतलब अभिकारक के लिए तो नीचे जाएगा, क्योंकि नियम तो वही रहेगा कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटेगी। अगर उत्पाद बनाना है तो आपको, रिएक्शन तो चल रही है, अपन तो रिएक्शन के अंदर ही तो वेग की गणना कर रहे हैं, तो मतलब रिएक्शन तो रुकी नहीं है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के लिए अभिकारक का क्या ग्राफ जाएगा, अभिकारक का ऐसे जाएगा। अभिकारक का ग्राफ जाएगा ऐसे, थोड़ा सही बना लेना। अपन को यहाँ गणना करनी है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे गणना करनी है, तो आपने क्या करा, आपने यहाँ से एक लाइन खींच दी, क्योंकि गणना करनी है तो यहाँ पे ऐसे इस पॉइंट पे तो गणना कर नहीं सकते आप, क्या आपने आपने x1 लगा दिया, यहाँ पे t1 लगा दिया, तो इसकी गणना के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि गणना करने के लिए पॉइंट तो होना चाहिए ना आपके पास, पॉइंट तो देखिए यहाँ से लेकर एक पॉइंट हो हमारे पास, इसका अपन कंसीडर करके गणना कर सके। यहाँ तो कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है तो एवरेज तो निकालना पड़ेगा इसका। औसत अगर सवाल आ जाता है कि ताक्षणिक वेग निकालिए, तो एक फॉर्मूला तो अपन को डिराइव करना पड़ेगा कि कैसे अपन चीज को पुट करते हैं, कैसे अपन कंसीडर करते हैं। तो अपन ने यहाँ से पीछे एक पॉइंट अपन ने बना लिया, ये रहा। ये लाइन सीधी है, मान लेना नहीं है तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास ए, ये बी पॉइंट जिस पे अपन गणना कर रहे हैं वो, ये पॉइंट हो गया हमारे पास सी। सी हो गया, तो हमको निकालना है क्या, सांद्रता और समय। तो हमारे पास दो चीज है, वहां पे अपन ने क्या निकाला था, अपन बात दो समय थे, सांद्रता सांद्रता और समय चाहिए अपन को। चीजें कंसीडर करो, यहाँ से सांद्रता और समय चाहिए, सांद्रता और समय निकालने के लिए आपको अब चीजें समझनी पड़ेगी कैसे। तो आपको यहाँ पे कुछ दिखा, ये कहे की शेप दिख रही है, ट्राइंगल दिखा आपको, यहाँ पे दिखना भी चाहिए थीटा, ट्राइंगल दिखा, क्या चाहिए, एक तो आपको सांद्रता चाहिए, एक समय चाहिए। सांद्रता और समय के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, थीटा के सामने क्या होता है, दैट इज ये बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज कर्ण, और ये हो गया परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, लंब। परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज कर्ण, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, दैट इज बेस, ये हो गया कर्ण। तो थीटा tan थीटा यहां से क्या निकलेगा, आइए tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कितना होता है, लगाओ सूत्र, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लंब बटा बेस आधार tan थीटा। तो tan थीटा अब यहां से आप निकाल लो कंसंट्रेशन क्या बोलता है, इसको आपने कितना माना, वहां पे आपने कितना लिया था, वहां पे आप लेके चल रहे थे x1 x2, यहाँ पे आप इसको ले लो पूरे को x, तो आपने इसको ले लिया x, और यहाँ पे आप टाइम को ले लो y। तो लंब कितना हो गया x, y कितना हो गया टाइम, तो यहाँ पे tan थीटा, तो ये हो जाएगा। ताक्षणिक वेग की गणना के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tan थीटा, tan थीटा
tan थीटा निकाल नहीं सकते कि आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ टाइम चाहिए, उसके बिना आप वेग की गणना कर ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते अगर दोनों चीज नहीं है। दोनों चीज निकालने के लिए आपने एक पॉइंट पे निकाला था, आपने एक सीधी लाइन कह दी, आपने एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट आपको इस पे निकालना है, एक पॉइंट आपका ये रहा, ठीक है। आपको दिखा ये त्रिभुज दिख गया, भाई साहब हमें तो ये त्रिभुज दिख गया, त्रिभुज दिख गया तो हमने सोचा हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। त्रिभुज दिख गया तो हमारे पास हमें पता थी सांद्रता x है, समय y चल रहा है, ठीक है। हमको निकालनी है दोनों भुजा, दोनों भुजा निकालनी है तो इस पे वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री है tan थीटा, tan थीटा से हमको लंबी निकल रहा है, उसका बेस में निकल रहा है, तो दैट इज ये दोनों चीजें निकल के यहाँ पे हमारे पास आ गया tan थीटा अपॉन x अपॉन y। तो दैट इज दार्शनिक वेग की गणना करेंगे tan थीटा x अपॉन y, तो यहाँ पे लिख लेना tan थीटा x अपॉन y। चीजें क्लियर? आइए यहाँ से समझो अच्छी तरह। अब इसी डायग्राम को आप किस पे बना सकते हो, ये तो काई का था, ये काई का था, बताओ रिएक्टेंट का था प्रोडक्ट का था? रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट दैट इज रिएक्टेंट, क्योंकि समय के साथ सांद्रता घट रही है, समय के साथ सांद्रता घट रही है। अब इसके लिए आप ये दैट इज ये आप इसको उत्पाद के लिए बना सकते हो। उत्पाद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उत्पाद के लिए आपको इधर से इधर घुमाना पड़ेगा ऐसे, और वहां पे वही फिर वो एक त्रिभुज की गणना करनी पड़ेगी। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको ध्यान रखो, बस एक चीज आप ये याद कर लोगे तो कोई बहुत है। उत्पाद के लिए भी आपको वही उसके त्रिभुज की गणना करना पड़ेगी, जैसे वही जैसे एक इसको ऐसे लिया है, आपको उसको वैसे लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा, फिर वो दो पॉइंट चाहिए होंगे तो आपको यहाँ से ऐसे त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो छोड़ो आप इस पे एक पे ध्यान दो सभी। तो यहाँ तक चीजें क्लियर? आज के लिए इतना ही। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा, पूरा अच्छी तरह आपको पढ़ा दिया गया है। आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज टाइप एवरेज इंस्टेंट्स, उनके उनकी उनकी कैसे गणना करनी है वो आपको बता चुका हूँ, कैसे उनका कैलकुलेट करना है इन दोनों को। इसको कैलकुलेट ऐसे करा, उसको कैलकुलेट x2 x1 t2 t1 से करा सांद्रता में। और एक बात का ध्यान रखना, रेट ऑफ द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती, वो नियम याद रखना। और लास्ट पॉइंट था इसका मात्रक, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका मात्रक, फिर आपको इसका देखना इसका मात्रक। मात्रक क्या था इसका बताइए, मोल, लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। टाइम में सेकंड आ सकता है, हावर्स आ सकता है, मिनट आ सकता है, मिनट आ सकता है, हावर्स आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप इस पे ध्यान रखना मोल पे, अगर सवाल में आपको ग्राम भी देगा, कल कराऊंगा इसका एक सवाल।